हेलो व्यूअर्स, तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम हमारा रेंट पे दिया हुआ घर खाली कैसे करा सकते हैं, कौन से कंडीशंस हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम जब रेंट पे घर देते हैं तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपका कोई घर है जहां आप नहीं रहते हैं, जिसको आप रेंट पे देना चाहते हैं या फिर रेंट पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको वो दी हुई प्रॉपर्टी जो है, जो आप रेंट पे देना चाहते हैं, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट्स में जो टाइटल है वो आपके नाम पे होना चाहिए। मतलब आपका जो घर है वो आपके नाम पे होना चाहिए कम्प्लीटली, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड थिंग जो अपने को ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर रेंट पे दे रहे हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि आपको बाद में फ्यूचर में ताकि कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अब हम देखते हैं कि रेंट एग्रीमेंट जो है वो 11 महीने का ही क्यों बनता है। हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि रेंट एग्रीमेंट हम 11 महीने का ही क्यों बनाते हैं, पर इसका जवाब किसी को नहीं पता होता है। तो हम आज आपको ये बताने जाएंगे कि रेंट एग्रीमेंट जो है वो 11 महीने का ही क्यों होता है। अब हम देखते हैं कि हमने अगर रेंट पे कोई प्रीमाइसेस दिया हुआ है, कोई घर दिया हुआ है और वो उनको 11 महीने के लिए रहने के लिए दिया है, तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये नोटराइज डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम 11 महीने के लिए देते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को या तो हम नोटराइज्ड कराते हैं, रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और नोटराइज डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क होता है? नोटराइज डॉक्यूमेंट जो है वो एक फॉर्मल प्रोसेस है, बट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में आपको स्टैम्प ड्यूटी और बाकी चार्जेस पे करके वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो लॉ में एनफोर्सिएबल है। तो अगर हम 11 महीने का बना रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम 11 महीने से ज़्यादा का बना रहे हैं, 12 महीने या उससे अधिक का बना रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी बाकी चार्जेस पे करके वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये देख लिया कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपके टाइटल जो है आपके नाम से होना चाहिए। हमने रेंट एग्रीमेंट भी बना लिया। रेंट एग्रीमेंट अगर 11 महीने का बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 11 महीने से अधिक का बनता है तो फिर ये आ जाता है रेंट एक्ट में। अब हम देखते हैं हर स्टेट की रेंट एक्ट जो है वो अलग है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो बनाते हैं। तो हर स्टेट के, जैसे दिल्ली है या गुजरात है या महाराष्ट्र है, इन सब में अलग अलग रेंट के एक्ट्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी एक्ट है जिसके अंदर ये आता है। अगर हम 12 महीने या उससे अधिक का एग्रीमेंट बनाते हैं तो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 जो है इस पे अप्लाई होता है। व्यूअर्स, एक और चीज़ हम आपको बता दें, अगर आपने अपना घर रेंट पे दिया हुआ है, उसमें से या तो आप रेंट का घर खाली कराना चाहते हैं या तो फिर उसका रेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस और इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अगर आप लैंडलॉर्ड हैं या अगर आप मालिक हैं उस मकान के और आपको आपका घर खाली कराना है, तो कौन से वैलिड रीज़न हैं जो आप दे सकते हैं। अगर आपने 12 महीने या उससे अधिक का रेंट एग्रीमेंट बनाया है तो आपका जो टेनेंट है, आपका जो किराएदार है, वो कोर्ट में भी जा सकता है आपके अगेंस्ट। अब हम देखते हैं कोर्ट कौन से रीजंस को वैलिड रीज़न मानता है घर खाली कराने के लिए। तो ये आता है हमारे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 16। सेक्शन 16 बताता है कि कब आप आपके घर का पोजेशन ले सकते हैं, रिकवरी ऑफ पोजेशन कहा जाता है इसे। तो सेक्शन 16 बताता है कि अगर आपके टेनेंट ने या अगर आपके किराएदार ने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 108 सेक्शन अगर फॉलो नहीं किया, 108 में क्या दी हुई है, गाइडलाइंस दी हुई है, अगर वो फॉलो नहीं की गई तो आपको अधिकार है कि आप आपका घर जो है अपने किराएदार से वापस ले सकते हैं। उसके बाद पॉइंट बी देखते हैं हम कि आपकी परमिशन के बिना अगर आपके किराएदार ने, आपके टेनेंट ने उस पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया और आपकी उससे परमिशन भी नहीं ली थी, तो भी आपके पास वैलिड रीज़न है कि आप उस मकान को खाली करवा सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर सी देखते हैं कि आपके यहाँ जो किराएदार रहते हैं वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ गिल्टी ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, या कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं या एनॉयंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब तकलीफ हो रही है उनके वजह से उनके नेबर्स को, उनके आसपास के लोगों को, उनके एडजेसेंट में जो रेसिडेंट रहते हैं, उस रीज़न से भी आप खाली करा सकते हैं कि हमारा जो किराएदार है हमारे नेबर्स को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर डी देखते हैं, अगर आपने नोटिस दे दिया खाली करने का और फिर उसको बेचने के लिए निकाल दिया तो ये स्टैंड नहीं करेगा। पॉइंट नंबर ई देखते हैं, अनलॉफुली सबलेट। आपने अगर ए को
मकान किराए पे दिया हुआ है और ए ने बी को दे दिया बिना आपकी परमिशन से, इसे कहते हैं हम सबलेट करना। सबलेट करना मीन्स आपने किसी को किराए पे दिया है, वो पर्सन, वो व्यक्ति का नाम है ए और उसने बिना पूछे किसी बी को दे दिया। मीन्स जिसको आपने दिया है उसने किसी और को दे दिया, किराए वाले ने किराए पे किसी और को दे दिया फिर से, उसे कहते हैं सबलेट करना। वो भी अलाउड नहीं है। ऐसा कुछ होता है तो आप खाली करवा सकते हैं मकान। उसके बाद एफ देखते हैं हम, दैट द प्रीमाइसेस वाज लेट फॉर अ यूज एज अ रेसिडेंट। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काम करता है जिसको आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है और एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है और आपने अपना कोई घर उनको रहने के लिए दिया है और उसने कुछ समय बाद आपकी नौकरी छोड़ दी। अगर नौकरी छोड़ दी तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आपने जो घर उसको दिया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप वो खाली करा लें। उसके बाद देखते हैं हम पॉइंट नंबर जी, अगर आपको आपके घर की ज़रूरत है या फिर आपने वो घर किसी के लिए रखा था, जैसे आपके बच्चों के लिए, और अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है और अब वो वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर हैं और अब आपको वो घर जो है या वो प्रीमाइसेस जो है उस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए यूज़ करना है तो भी आपको खाली करा सकते हैं। कोर्ट इसे वैलिड मानता है। अब देखते हैं हम पॉइंट एच, अगर आपको आपके घर में कुछ ऐसे रिपेयर करवाने हो और वो रिपेयर जो है बिना घर खाली किए नहीं हो सकता तो भी एक वैलिड रीज़न है कि आप घर खाली करा दें। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर आई, अगर ऐसा है कि आपको वो स्ट्रक्चर डिमोलिश करके नया बनाना है। डिमोलिश मतलब वो घर पूरी तरह तोड़ के उस पर एक नया घर बनाना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके किराएदार को घर खाली करना होगा और ये एक वैलिड रीज़न है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर जे देखते हैं। जे में ये बोलता है कि अगर आपके घर के इस पे पक्का मकान है और टेरिस है, टेरिस के ऊपर आप एक नया फ्लोर चढ़ाना चाहते हैं, एक नया फ्लोर बनाना चाहते हैं और ये रीज़न देते हैं आप मकान खाली कराने का, तो भी एक वैलिड रीज़न है, वो भी एक्सेप्टेबल है लॉ में। उसके बाद हम ये देखते हैं कभी कभी कुछ घर जो है वो बहुत पुराने हो जाते हैं और पुराने होने की वजह से उनके टूटने या गिरने की उस बिल्डिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी ने अगर आपको कहा है कि आप आपका घर डिमोलिश कर लीजिए तो वो घर डिमोलिश करने के लिए भी आपको किराएदार को घर खाली कराना होगा। तो ये रीज़न भी जो है कोर्ट वैलिड मानता है कि आप अगर घर डिमोलिश कर रहे हैं, आपको म्यूनसिपल अथॉरिटी ने ऑर्डर्स दिए हैं, तो ये एक रीज़न है कि किराएदार आपका घर जो है वो खाली करके चला जाए। उसके बाद देखते हैं हम पॉइंट एल। एल क्या बताता है कि अगर आपके घर के आसपास कोई ग्राउंड है या आपने जो लैंड दी है रेंट पे वो किसी ग्राउंड की तरह है या किसी गार्डन की तरह है या कोई खाली ज़मीन है और उस पर आप नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो भी वो ज़मीन जो है या वो जगह जो है आपके टेनेंट को खाली करनी पड़ेंगी क्योंकि आप उस पर एक नया स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो। पॉइंट नंबर एम देखते हैं हम। एम में क्या होता है, अगर आपने किसी को रेंट पे जगह दी है और उसने फिर किसी और को दी है बट वो जो बी वाला पर्सन है वो ज़्यादा रेंट पे कर रहा है, मीन्स एक स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट लिया जा रहा है, तो भी आप उस व्यक्ति को कह सकते हो कि नहीं आप हमारा प्रीमाइसेस खाली कर दीजिए और वो भी एक वैलिड रीज़न है। उसके बाद देखते हैं हम पॉइंट एन। आपने जिस पर्पस से उसको वो प्लेस रेंट पे दी है, जिस काम की वजह से दी है, वो काम ना करते हुए कोई और काम कर रहा है, उसके जो रीज़नेबल कॉज की वजह से आपने जो उसको प्रीमाइसेस यूज़ करने दिया हुआ है, जो भी कॉज था, इट में भी रेसिडेंशियल इट में भी कमर्शियल, उस कॉज को छोड़ के उसके अलावा ही कुछ अगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो भी आपके पास वैलिड रीज़न है कि आप आपका घर खाली करा दें। सो व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।